आज है भारतीय बाजारों में हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और दुनिया भर के बाजारों से कल के मुकाबले आज है थोड़े बेहतर संकेत। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी है एकदम खामोश और सपाट। क्या जहां खुले सपाट खुले वहीं खरीद ले और क्या मजबूती बढ़ेगी, फिर 11,200 की तरफ बढ़ेंगे, पार निकलेंगे या नहीं? एक्सपायरी कहां होगी, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे कि आज हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बाजार में कौन से ट्रेडिंग के मौके हो सकते हैं, कुछ और नतीजों पर नजर रहेगी, एनालिसिस करनी है कुछ स्टॉक्स की, तो ढेर सारा एक्शन आपके लिए आने वाला है आने वाले कुछ घंटों में। तो अनिल जी, सबसे पहले तो बताइए आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं? जी हाँ, ट्रिगर्स में दीप देखिए, डाउ में तेजी की हैट्रिक लगी है। लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ और ये मजबूती इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि कल जब हम बंद हुए तब 100 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और शायद यही वजह थी कि थोड़ा ऊपरी स्तरों से बाजारों पर दबाव आया। कल सुबह जब हम खुले तो डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन बंद होते होते दबाव में रहे और इसी के चलते 4 दिनों की तेजी के बाद कल निफ्टी में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। 30 अंकों के नुकसान के साथ हम बंद हुए, लेकिन उसके विपरीत अमेरिकी बाजारों में बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, अच्छी रिकवरी देखने को मिली। फाइजर के साथ वैक्सीन की दवाओं की खबरें आती हुई दिख रही है और ये जोश बढ़ती हुई दिखी है बाजारों में। तो डाउ 165 अंक मजबूत बंद हुआ है। डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हरे निशान में थे, अब 15-20 पॉइंट नीचे। तो कोई खास बड़ा रुझान ऊपर या नीचे का डाउ फ्यूचर्स में आपको नहीं दिखेगा। एशियाई बाजारों में जापान कल और आज बंद है। हांगकांग ठीक ठाक सा ट्रेड कर रहा है थोड़ी सी तेजी के साथ। निफ्टी बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, दूसरा बड़ा ट्रिगर, और एलएनटी के नतीजे आ गए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। लेकिन आज मिड कैप्स के लिहाज से नतीजों का बड़ा एक्शन रहने वाला है, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स पर रहेगा फोकस। और एक और सुपरहिट आईपीओ रोजारी बायोटेक, जिस पर हमने कहा था कि लिस्टिंग के लिए पैसा लगाएं और साथ ही मीडियम टर्म के लिए भी। तो थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कैसी होगी लिस्टिंग और लिस्टिंग पर क्या करें आप। जी बिल्कुल अनिल जी, तो ढेर सारा एक्शन आने की तैयारी में है। कल थोड़ा कंसोलिडेशन देखा सर हमने, और आपने कहा भी था कि ऊपरी स्तरों पे बाजार थोड़े ओवरहीटेड लग रहे हैं। आज के लिए सेटअप कैसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ सर कि आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी आई, तो क्या आज फिर से पॉजिटिव एक्शन आ सकता है क्योंकि एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी रहेगी? और उससे बड़ा सवाल सर बैंक निफ्टी को लेकर है। अब लगातार 4 दिन से बैंक निफ्टी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो एक वो जो कैचअप रैली का इंतजार था बैंक निफ्टी में, या कैचअप मूव का था, क्या वो पूरी हो चुकी है? अब निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लेवल पर आगे हैं या फिर थोड़ा और कैचअप अभी भी बाकी है बैंक्स में? तो दीप, आपके सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं। पहला हिस्सा है आपका कि क्या और तेजी हो सकती है, राइट? तो पॉइंट सिंपल है, 4 दिनों की तेजी के बाद अगर बाजार 30 अंकों का करेक्शन दिखाते हैं तो उसमें कैसे ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, ये मेरी समझ के बाहर है। जाहिर सी बात है कि हर रोज बाजार बढ़ नहीं सकते। पुट कॉल रेशियो आपको कल ही अच्छे खासे ओवरबॉट होने के संकेत दे रहा था और हमारी राय एकदम साफ थी कि जितना गैप से ऊपर खुले उतना जल्दी और तुरंत बेचिए। और उसमें हुआ ये बेहतरीन बात कि ऑलरेडी आपकी पोजीशन हल्की हो चुकी है। 20 बेसिस पॉइंट से पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया। तो डेटा अपना काम करते हैं और एक्सपायरी के आसपास ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते भी हैं। पहली चीज़ है। दूसरी बात यह कि क्या एक्सपायरी मजबूत हो सकती है, कहाँ हो सकती है? तो उसका एक आसान सा जवाब तो दीप ये है कि एक्सपायरी 11,000 के नीचे नहीं होगी और 11,200 के ऊपर नहीं होगी। लेकिन ये बड़ा आसान जवाब है। मज़ा तो तब है जब सवाल मुश्किल और जवाब भी मुश्किल हो। तो मुश्किल जवाब ये है कि 11,100 इसके ऊपर एक्सपायरी होने के चांस ज़्यादा हैं या लगभग बराबर हैं। तो अब आप कल 11,132 पर बंद हुए हैं। फिलहाल डेटा ये बता रहे हैं कि 11,100 के आसपास या इसके ऊपर। तो अगर थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ठीक रहा जैसा कि अभी है, 25 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हांगकांग को आजकल हम ज़्यादा फॉलो कर नहीं रहे, छोड़ दीजिए। हमारे मार्केट अगर 11,100 को होल्ड कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्सपायरी के दिन आप 11,150, 11,175 के आसपास की एक्सपायरी देख सकते हैं। इसकी संभावना ज़्यादा है, यानी कि स्लाइटली ऊपर। मैं वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि 11,100 एक्सपायरी के क्लोजिंग के बेसिस पर अभी होल्ड होना चाहिए। लेकिन एक कैविएट है और वो ये कि एक्सपायरी के दिन के दौरान बड़ी पोजिशंस बनती है और बड़ी मात्रा में बनती है। ऑप्शंस खरीदे और बेचे जाते हैं दबाकर, इसलिए किस तरह की पोजीशन बनती है वो देखना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल जो मुझे डेटा दिख रहे हैं उसमें अगर मैं रेंज को और छोटा करने की कोशिश करूं दीप, तो 11,100 11,200 की रेंज में एक्सपायरी होने के चांस ज़्यादा है और उसमें भी 11,150 11,160
ये आइडियल लेवल हो सकता है जिसके आसपास एक्सपायरी हो। तो पहला जवाब तो आपकी एक्सपायरी के लिहाज से ये हुआ। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस से क्या ये पूरी हो चुकी है, इसका जवाब है ना जी, नहीं, अभी नहीं, कम से कम आज तो नहीं। अगर बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस कम होनी है, खत्म होनी, तो ये इस एक्सपायरी तक तो नहीं होनी। मैं यानी कि आज भी आपको निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत दिखेगा, इसकी संभावना पूरी है। कल भी आप देखिए निफ्टी 30 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी सेंचुरी मारकर ऊपर बंद हुआ है। इसका मतलब साफ है कि बैंक निफ्टी की ताकत है और वो ताकत हमें देखनी चाहिए। अब इस ताकत में लेकिन एक ही बात है कि आप कुछ ऐसे लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर आपको बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। देखिए निफ्टी भी भाग कर आया है 11,200, आई है ना प्रॉफिट बुकिंग, आएगी, आनी भी चाहिए, हेल्दी है बाजार के लिए कि आप एक तरफा तेज दौड़ नहीं लगा सकते। और जब ऐसा होता है तो फिर करेक्शन बड़ा शार्प आता है। तो जितनी स्पीड धीमे होगी चलने की, उतने गिरने के चांस कम है, और गिरेंगे तो लगने के चांस कम है। यही फॉर्मूला आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगा लीजिए। अगर जितने कम स्पीड से बढ़ेंगे उतने गिरने के चांस कम हो जाते हैं, और गिरेंगे तो धीमे गिरेंगे, कम गिरेंगे, और आपके लिए संभलने के मौके पूरे हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है 22,500 के आसपास। 23,100 के आसपास थोड़ी सी ताकत आजमाइश वाला मामला है। आज अगर इस लेवल को पार करके बैंक निफ्टी टिक गया तो फिर इसके फाइनल टारगेट की तरफ बढ़ेगा। वो फाइनल टारगेट मेरे हिसाब से 23,400 23,500 का होना चाहिए। और वहाँ पर मैं आपको कहूँगा दीप, जो आपके सवाल का जवाब है कि क्या बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस, बैंक निफ्टी का बेहतर प्रदर्शन पूरा हो गया, तब मेरा जवाब होगा जी हाँ, हो चुका है। फिर वापस निफ्टी की लीडरशिप बनेगी। तो आपको तब तक 23,400 23,500 के लेवल के आसपास तक का, तब जब तक नहीं आता तब तक तो ये संभावना पूरी है कि बैंक निफ्टी लीडरशिप अपनी बनाए रखे। जी दीप। बिल्कुल, तो अभी 600-700 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में और बाकी है, पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव जरूर आते हुए दिखेगा। आपको दोनों तरफ की राय दी गई है बैंक निफ्टी में, आपको हायर लेवल्स पर शॉर्ट करने की राय दी गई है और फिर लोअर लेवल पर खरीदारी की भी राय दी है। और अगर आप जी बिजनेस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो दोनों तरफ के आपने ट्रेड्स पर मुनाफे कमाए होंगे। एक बार बता देते हैं कि बैंक निफ्टी पर आपको क्या राय दी गई थी। 22,800 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। एग्रेसिव ट्रेडर है तो 23,000 का बेचिए, नहीं तो 23,500 का बेचिए, और 23,500 के आप दो भी बेच सकते हैं। दीप, जो कल बैंक निफ्टी पर हमारा कॉल था खरीदारी करने का, वहां पर आप 23,150 पे जो खुल रहा है, यहां पर प्रॉफिट बुक करिए। निफ्टी 27 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 125 अंक नीचे है, तो खुलते ही नहीं खरीदने की राय और वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की राय सही साबित होती हुई दिख रही है। ये 22,850 22,900, इसके नीचे बैंक निफ्टी खराब होना शुरू कर देगा। तो खुलते ही खरीदना नहीं है। तेजी के मार्केट में भी बेचना अपने आप में एक आर्ट है, और सही लेवल पर बेचना अपने आप में आर्ट है। तो अगर आप जी बिजनेस के साथ है तो आपको सही वक्त पर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला। आपको सुबह खुलते ही बोला था जितना गैप से खुले उतना तुरंत प्रभाव से प्रॉफिट बुक करिए। पहला सपोर्ट लेवल निफ्टी पर 11,100 का है। अब बैंक निफ्टी बाय जोन की तरफ आ रहा है। देखिए अब सबको लगेगा खराब है, मैं फिर कह रहा हूँ अब बाय जोन की तरफ आ रहा है। तो एग्जैक्टली 22,600-700 की रेंज में इसको सपोर्ट लेना था, उस सपोर्ट को लेकर वापस से ऊपर जाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 22,775 22,800 की रेंज में। तो अनिल जी की राय एकदम सही रही जहां तक बैंक निफ्टी के मूव्स का सवाल है। दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको बताए गए पिछले कुछ दिनों में, और मुनाफे के ट्रेड्स आपको वहां पर आते हुए मिले हैं। अनिल जी, बैंक निफ्टी पर तो एकदम सटीक स्ट्रैटेजी रही है, पर एक सवाल और है सर, और कल आपने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया था, पर अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन है जहां तक M&M फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बात है। आज रिकॉर्ड डेट है राइट्स इशू की, अभी भी लोग कंफ्यूज हैं किस तरह से कल एक्स डेट पर एडजस्टमेंट हुआ, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एक्चुअल प्राइस मिल रहा है उन्हें। एक बार अगर आप फिर से इस बात पर क्लैरिफिकेशन दे सकें सर। जी दीप। दीप, इसमें वैसे तो मैं आप सब लोगों को ये सलाह दूंगा कि कल का जो वीडियो हमने फेसबुक पे डाला हुआ है, यूट्यूब पे भी है, और साथ ही मेरे ट्विटर हैंडल पर भी है, जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल पर भी है, प्लीज़ उसे 1 या 2 बार देख लें। शायद हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैंने 1.5-2 घंटे मेहनत करने के बाद वो पूरा उसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। उससे आसान समझाना मुश्किल है कि एडजस्टमेंट किस तरह से हुए हैं, टिपिकल एडजस्टमेंट है, और ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आज रिकॉर्ड डेट है, मैं अभी थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ।
आज रिकॉर्ड डेट है और आज की रिकॉर्ड डेट का मतलब ये कि आज आपके डीमेट अकाउंट में M&M फाइनेंस के शेयर होने चाहिए। आप अपने ब्रोकर से कहें, अगर आपने खरीद कर रखे हैं और एक्स डेट के पहले खरीद कर रखे हैं, यानी कि एक्स डेट कल हुई थी, आपने उसके पहले खरीद के रखे हैं, परसों तक आपने खरीदे हुए हैं, तो आपके ब्रोकर को आप कहें कि वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में वो आज के आज ट्रांसफ़र कर लें। जो आज के क्लोजिंग आवर्स में जिनके डीमेट अकाउंट में M&M फाइनेंस के शेयर होंगे, सपोज़ आपने 100 शेयर खरीदे 235 पर, वो 235 रुपये वाले 100 शेयर आज आप कहिए अपने ब्रोकर को मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। अब इन 100 शेयर पर आप 100 शेयर का राइट्स इशू अप्लाई कर पाएंगे। 28 जुलाई से खुलेगा और 50 रुपये में वो राइट्स इशू मिलेगा। वो करना आपको ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। और वो करेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी, अगर आपने किसी भी लेवल पर अब तक M&M फाइनेंस खरीदा है पिछले 5, 7, 10 दिनों में, क्योंकि पिछले 10 दिनों के हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसलिए प्लीज़ पहला काम ये करिए, फिर 10:15 बजे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वायदा कारोबार में क्या एडजस्टमेंट हुए, राइट्स में आपको कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से आपके शेयर जो भाव कम हुए उसका बेनिफिट आपको लेना है। ये मैं आपको सुबह 10:15 बजे बता दूंगा। फिलहाल आपको ये करना है, आज ये इंश्योर कर लेना है कि आपके डीमेट अकाउंट में आपने शेयर खरीदे हो और ये शेयर परसों तक खरीदे होने चाहिए। कल जो खरीदे हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आज अगर मैं M&M फाइनेंस खरीदूँ तो मुझे बेनिफिट मिलेगा क्या मैं 50 रुपये में राइट्स ले सकता हूँ? सॉरी जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब खरीदेंगे तो आपको राइट्स इशू नहीं मिलेंगे। शेयर जो आपको जिस भाव में मिल रहा है 150-55 में, बस वही है, ये ध्यान में रखिएगा। तो दीप मैम, चूँकि थोड़ा सा लंबा मामला है, मैं आपको आगे विस्तार से बताऊँगा। जी बिल्कुल अनिल जी, तो M&M फाइनेंस इस पर नज़र रखिए। आज रिकॉर्ड डेट है, कल ऑलरेडी एक्स डेट थी, तो एडजस्टमेंट जो स्टॉक प्राइस में होना था वो कल हो चुका है। चलिए सर, फिर आज के सेटअप की बात करते हैं। कई सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है, पर आज भी मैं देख रहा हूँ सर, ज़्यादातर संकेत आपने पॉजिटिव ही रखे हैं जहाँ तक सेटअप का सवाल है। बिल्कुल। और दीप, कल भी मार्केट कमज़ोर हुआ तो नीचे में हम लगातार कह रहे थे कि करेक्शन पूरा करके वापस खरीदने की तैयारी में है। एग्जैक्टली सही लेवल पर 11,050 से करेक्शन पूरा किया। आप एग्जैक्टली देखिए 22,700 के आसपास से 600 के आसपास से बैंक निफ्टी ने करेक्शन पूरे किया। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव मानकर चलिए। जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में उम्मीद से बेहतर तेजी हुई है और जिस तरह से आज अभी भी डाउ फ्यूचर्स 15-20 पॉइंट नीचे, मतलब कोई नीचे नहीं होता, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि SGX निफ्टी क्यों 10 पॉइंट नीचे दिख रहा है। सुबह 20 पॉइंट नीचे दिख रहा था। सुबह 7 बजे भी मैंने ये कहा कि अगर 20, 25, 30, 40 पॉइंट नीचे खुले तो तुरंत लपक लीजिए। 11,100 के आसपास अगर खुल जाता है 30-35 पॉइंट नीचे, लेने का भाव है। बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात है नहीं। FIs के आंकड़े पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स नेगेटिव है। एक ही चीज़ मैंने बदली है कल और आज में, वो वायदा कारोबार के संकेत में 2 दिनों से नेगेटिव लिख रहा था, नेगेटिव से आज मैंने न्यूट्रल कर दिया, न पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन कम हुई है। सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है अब भी। आज के लिए मैं आपको सपोर्ट जोन दे दूं और बड़े लेवल्स बता दूं। पहले रेंज बता दूं, 11,050, 11,100 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ये दिन का सपोर्ट है, लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से एक रेंज नहीं, आपको नीचे की भी ध्यान में रखनी चाहिए। किसी वजह से कोई गलती से एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव आ जाए तो उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। तब 10,900, 11,000 रॉक बॉटम सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बाय जोन है और वहां पर अगर आता है मार्केट तो मौका मिस नहीं करना है, लपक लेना है, खरीद लेना है। 11,175, 11,225 ये ऊपरी रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी आज के सेशन में। या आज के लिए ऊपर का लेवल है, लेकिन एक्सपायरी के दिन है और तेजी के बाजार में ऊपर के और लेवल की उम्मीद से इनकार न करें, उम्मीद बनाए रखें। अगर गलती से किसी भी रीजन से इन रेंज को तोड़कर निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश करे तो फाइनल टारगेट जो फिर बनेगा वो 11,300, 11,350 का बनेगा, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी। 22,550, 22,650 ये आज का सपोर्ट जोन है, आज का दिन का। ये टूटना नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल है कि ये टूटे। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पिछले 2 दिनों से वहीं पर आते तुरंत खरीदारी आ जाती है। अब वो अलग बात है कि 22,650 से आएगी, 22,700 से आएगी या 22,550 से, वो 25-50 पॉइंट तो आपको बैंक निफ्टी में अपना जजमेंट लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा ना, जब मैं कल कह भी रहा था 22,700 के आसपास कि आप सपोर्ट जोन में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने बाय कॉल कब दिया? 22,775, 22,800 के आसपास आके, क्योंकि आप थोड़ा सा इंतजार करते हैं। देखिए, ये कई बार हम कहते हैं ना कि भाई मार्केट है ना 7,500 से 11,500 हो गया, मतलब इतनी बढ़िया तेजी 3,500 पॉइंट की बन गई। लेकिन फैक्ट बात ये, न तो कोई 7,500 पर ले पाता है पूरा का पूरा, न 11,500 पर पूरा का पूरा कभी। टॉप और बॉटम पे तो आप अगर खरीद लो और बेच लो तो फिर तो आपको किसी एनालिसिस, किसी एक्सपर्ट्स की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी ने, मैं ये कहता हूँ कि 8,500 की एवरेज में भी खरीदा है
वो भी अच्छा है। और अगर कोई 11.5 छोड़िए 11,000 10,800 की एवरेज में भी बेच कर निकला तो आपको रियल रिटर्न्स गिनने होते हैं, एक्सट्रीम रिटर्न नहीं। आइडियल सिचुएशन पे नहीं गिन सकते कि बाजार ने 40% के रिटर्न दे दिए, 45%। ये 40% के रिटर्न नॉशनल है। कितने लोगों ने 7,500 पे लिया है, हर एक आदमी थोड़ी ले पाता है, और वो लेवल 1 या 2 दिन के लिए होते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। हम भी यही कह रहे थे कि 40% डालिए, सबसे बड़ी इंस्टॉलमेंट आपकी 7,500 पर जानी चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी तो हमने भी नहीं की, न कोई कह सकता है। तो आपकी एवरेज अगर आप 7,500 से 9,000 तक लेंगे तो आपकी एवरेज 8,200 8,500 की आएगी। बेचना शुरू करेंगे आप 10,000 से 10,500 पे बेचेंगे 11,000 पे, तो शायद 10,700 800 11,000 के आसपास की एवरेज बनेगी। तो इसलिए आपको सिमिलर सिचुएशन में जब आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी लगाना पड़ता है। एग्जैक्ट लेवल पर एंट्री और एग्जिट थोड़ा मुश्किल है। हाँ, डे ट्रेडर्स फिर भी कर सकते हैं कि चलिए मेरा लेवल आया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं करूंगा, लेकिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी होती है। तो ये है आपके लिए 22,550 22,650 निफ्टी का आज डे सपोर्ट जोन, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हाथ में रखिए जो 22,300 22,400 है। यहां पर आए तो आंख बंद करके खरीदारी कीजिए, आएगा नहीं। बैंक निफ्टी 22,975 23,075 ये रुकावट का पहला लेवल है, यहां पर अटकेगा और इसे पार किया तो अब 22,200 से 22,450 ये थोड़ी रेंज बड़ी दी है मैंने 250 पॉइंट की, क्योंकि यहां पर मैं बहुत क्लियर नहीं हूं कि माफ कीजिएगा 23,200 से 23,450 मैं यहाँ क्लियर नहीं कि 23,100 के पार निकलते ही फिर ये 23,200 पे रुकेगा, 300 पे रुकेगा या 400 पे रुकेगा, लेकिन 500 पे पक्का रुकेगा ये मैं कह सकता हूँ। तो 23,400 23,500 मेरे लिए परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है, लेकिन मुझे 23,200 से थोड़ा सावधान होना है और मोमेंटम को पकड़ना है, देखना है कि मुझे किस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर मार्केट घूमता हुआ देखिए, जैसे कल बड़ा गैप मिल गया, आज भी समझिए आप 23,200 खुल जाते हैं तो मैं आपको कहूँगा तुरंत ही बेच दीजिए, लेकिन आप स्क्रीन पर बढ़ रहे हैं तो फिर आपको उस हिसाब से ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए ये रेंज ध्यान में रखिए, ये है आपके लिए लेवल। जो बड़े लेवल्स हैं वो मैंने दीप आपको बता दिए जी। बिल्कुल, तो ये तो रहे जहाँ तक आज के बड़े लेवल्स का सवाल है। 23,400 23,500 के करीब मुनाफा वसूली जरूर आ सकती है बैंक निफ्टी में, पर अगर दिन की चाल की बात करें सर, छोटी मीडियम और बड़ी रेंज क्या निकल कर आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी की? 11,100 11,175 दिन की छोटी रेंज है, 11,050 11,225 मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज 11,000 से 11,300 इस 300 पॉइंट की रेंज से काम चला लेना चाहिए हमें एक्सट्रीम सिचुएशन में। बैंक निफ्टी 22,650 23,075 ये दिन की छोटी रेंज है, 22,550 23,200 दिन की मीडियम रेंज है और एक्सट्रीम रेंज 1000 पॉइंट की रोज में देता हूँ 22,400 23,400 ये 1000 पॉइंट की रेंज डीप एक्सट्रीम मान कर चलिए। पुट कॉल रेशियो 20 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, 1,87 से 1,68 आया। 1,68 पर भी मैं कोशिश देता हूं हमेशा, लेकिन आज नहीं दे रहा हूं, उसकी वजह ये आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन आपको डेटा को अलग तरीके से थोड़ा सा ट्वीक करके देखना होता है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा आप डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते जो आप नॉर्मल दिन में करते हैं। ये ध्यान में रखिए, जब भी आप वायदा कारोबार में ट्रेड कर रहे हैं और डेटा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं वायदा कारोबार के, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। पुट कॉल रेशियो को आपको किस दिन किस तरह से देखना है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, अगर मंदी का मार्केट होता है तो पुट कॉल रेशियो 1 पर या 1.10 पर ओवरसोल्ड नहीं होता, लेकिन तेजी के मार्केट में हो जाता है। मंदी के मार्केट में 0.75 0.8 पर जाकर ओवरसोल्ड होता है तेजी के मार्केट, और वही मंदी के मार्केट में अगर पुट कॉल रेशियो 1.40 से 1.50 है तो ओवरबॉट हो जाता है, लेकिन तेजी के मार्केट में कल आपने देखा 1.80 1.87 1.90 पर जाकर ओवरबॉट होता है। तो आपको मार्केट के हिसाब से भी पुट कॉल रेशियो को एडजस्ट करना आना चाहिए। सिर्फ एक नंबर से अगर हम लेकर बैठेंगे कि ये लेवल आ गया इसका मतलब ओवरसोल्ड नहीं, आपको मार्केट के मूड, ट्रेंड, क्वांटिटी कितनी है, ओपन पोजीशन कितनी है निफ्टी में, वो भी आपको देखनी होती है। तो जितना ज़्यादा आप डेटा में अंदर घुसेंगे, जितना इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, उतना परफेक्शन आएगा और उतना आपका सटीक विश्लेषण निकलेगा। तो ये करने की कोशिश कीजिए, आपको मज़ा भी आएगा और सबसे बड़ी बात आपको वो अंदर से कॉन्फिडेंस देगा। जब भी आप ट्रेड लेने जाएंगे तो आपको ये लगेगा मैंने किसी के बोलने पर नहीं किया है, मैंने खुद अपनी पढ़ाई की है, मैं समझा हूँ और समझने के बाद मेरी ये लर्निंग है, और उसके बाद अगर मुझे किसी से गाइडेंस मिल जाए थोड़ा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नहीं मिले तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरे और दूसरों के एनालिसिस में क्या फ़र्क है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो 1.68 का पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी के दिन तेजी के मार्केट में ओवरबॉट नहीं है। नॉर्मल डे होता तो शायद मैं ये कहता। तो ये दीप आपके लिए आज के सारी रेंज और PCR के लेवल्स जी। बिल्कुल, तो ओवरबॉट PCR नहीं है क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है, हालांकि थोड़े हायर लेवल्स पर जरूर है। नजर रखिए जिस तरह से आज बाजार की चाल रह सकती है, पर एक्सपायरी का दिन है सर। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, कैरी फॉरवर्ड उन्होंने पोजीशंस करी हो, उन्हें आज क्या ध्यान में रखना चाहिए?
11,100, सॉरी 11,000, ये एकमात्र स्टॉप लॉस है। आज मैं स्टॉप लॉस दूर दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस भी मेरा दीप वैसे सिस्टम है, किस दिन स्टॉप लॉस आपको नज़दीक का रखना चाहिए, किस दिन दूर का रखना चाहिए, ये भी समझ आनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप है ना एक ही फॉर्मूला अगर हर एक दिन लगाएंगे तो आपको नुकसान होने के चांस है। पता चला किसी वोलेटाइल दिन आपने स्टॉप लॉस अलग लगाया और किसी वोलेटाइल दिन आपने किसी शांत दिन अलग लगाया। आज एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी के दिन आपको निफ्टी में ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना है। ऐसा ना हो कि आपका स्टॉप लॉस खाकर बाजार वापस ऊपर आ जाए। तो अब आज आपके लिए स्टॉप लॉस 11,000 का है। नॉर्मल दिन होता तो मैं आपको ये कहता कि ये स्टॉप लॉस 11,050 या 11,100 पर ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक्सपायरी के दिन को देखते हुए स्टॉप लॉस आपको 11,000 पर रखना है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। जिनको कम रिस्क रखनी है वो 11,050 का रखे, लेकिन सही स्टॉप लॉस आज एक्सपायरी के दिन 11,000 है। बैंक निफ्टी पर यही सही स्टॉप लॉस 22,600 का आपके लिए, और सेफ चलना है तो 22,500 कर लीजिए। 22,500 ज़्यादा सेफ सही सटीक स्टॉप लॉस है, वो ज़्यादा बढ़िया एक्सपायरी के लिहाज से अगर आप देखना चाहें, बट अदरवाइज 22,600 भी रख सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन कायदे से होनी नहीं चाहिए। कल भी सुबह सुबह मार्केट निकला था 11,200 के बाद, लेकिन अब 11,250 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे। अगर आपकी शॉर्ट है निफ्टी तो 23,100 का आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखे। अगर आपकी बैंक निफ्टी शॉर्ट है तो ये दो लेवल्स आपके। जी दीप। ओके, ये है आपके लिए सलाह जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करना है। नई पोजीशंस आज कैसे बनानी चाहिए? इंट्राडे ट्रेड्स क्या आज थोड़े और रिस्की हो सकते हैं सर? ना, इंट्राडे करना चाहिए दीप, मिलेगा मौका। और मैं तो बोल रहा हूँ ये 25 पॉइंट नीचे थोड़ा और आने दो नीचे, जितना नीचे मिलेगा उतना तुरंत खरीदने की राय देंगे। मतलब मुझे सी आप देखिए, मैं 11,100 के नीचे से खरीदने का सोचूंगा, और अगर 11,050-60 पे आप खोल देते हैं तो ले लेना है, सोचना ही नहीं है। 11,025 11,050 इंट्राडे के लिए एंट्री जोन है। वहाँ पर फिर देखो रिस्क तो हमेशा है। अब आप है ना वो नदी के किनारे पे बैठ जाएं, स्विमिंग पूल के साइड में बैठे रहें और आप पानी में उतरे ना, तब तो आपके डूबने का कोई दूर दूर तक खतरा है नहीं, अनलेस कि कोई धक्का ही दे दे तो अलग बात है। किनारे पे बैठे किसी ने धक्का दे दिया और आपको तैरना नहीं आता, भाई आप स्विम करेंगे, तैरेंगे, पानी में उतरेंगे तो ही रिस्क है। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये थोड़ी कि रिस्क नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रिस्क ना लें। लाइफ में रिस्क तो लेनी पड़ेगी। एक एरोप्लेन है, अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा है तभी तो सबसे ज़्यादा सेफ है। रिस्क तो तभी है जब हवा में उड़े, वो अपना काम करना शुरू करे। तो आप भी अगर ट्रेड लेंगे तभी तो रिस्क बनेगी। तो ट्रेड लेना है, वहाँ पर रिस्क है और रिस्क का आपके पास सॉल्यूशन है, उसका नाम है स्टॉप लॉस। तो 11,025 11,050 की रेंज में आता है निफ्टी, वहाँ पर खरीदिए जरूर, और वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस 11,000 का 10,975 का जो ठीक लगे 25-50 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिलहाल मैं आपको छोटा स्टॉप लॉस 11,050 का दे रहा हूँ। 11,175 11,225 11,300 बहुत हो गया तो 11,350। हालांकि आखिरी दो लेवल की मैं उम्मीद कम कर रहा हूं, लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से मैं किसी चीज़ से इनकार नहीं करता, और वो रखना भी चाहिए। आपको हमेशा माइंड ओपन रखना चाहिए कि मार्केट आपको सरप्राइज भी कर सकता है किसी भी तरफ। तो ये आपके लिए लेवल्स होने चाहिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब वो शॉर्ट करने का ये समस्या ये कि कहाँ से शॉर्ट करें। क्या 11,225 से ही कर लेना चाहिए, 250 से करें, 300 से करें, ये थोड़ा समझ कम आ रहा है। तो मैंने अंदाज से दिया, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास लेवल नहीं है। अंदाज से मैं 11,250 11,300 की रेंज में शॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 11,350 का होगा। ठीक है, क्लियर है? 11,350 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए, और नीचे की तरफ 11,225 11,175 और मैक्सिमम 11,100 तक के लेवल्स आपको आते दिखेंगे अगर आप निफ्टी शॉर्ट करते हैं तो। ये आपके लिए राय। बैंक निफ्टी खरीदारी करनी है आपको 22,600 के स्टॉप लॉस के साथ। जिनको ज़्यादा सेफ लगाना है 22,500 का स्टॉप लॉस लगा लें। 23,075 23,200 23,300 23,400 ये चार टारगेट आपको बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ रखने हैं। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, बात वही कि शॉर्ट कहाँ से करना है। मैं 23,200 के ऊपर से सोचूंगा कि कहाँ और कितनी ताकत है, कितनी स्टीम है, कितनी मजबूती है, और कितना जा सकता है वहाँ देखेंगे। लेकिन जितना 23,400 23,500 की रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा सेफ वहीं पर हैं, और वो आपको देखना चाहिए। तो ये आपके लिए 23,400 23,450 की रेंज में, 23,300 23,450 की रेंज में शॉर्ट करना है। 23,550 स्टॉप लॉस होगा। 23,100 23,000 22,900 22,800 बस इतने टारगेट के लिए ये है। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए लेवल्स जहाँ तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है। और जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों तरफ के ट्रेड्स पॉसिबल हैं।
सर 2 और स्टॉक्स आ गए हैं अब एफएनओ बैन में, 12 स्टॉक्स हो गए एफएनओ बैन में, उसके बारे में बता दीजिए। और साथ ही जो अब एफएनओ के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल कर दे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, कौन से लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि एफआई एक्शन फिर से काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। देखिए दीप, दर्जन के भाव में शेयर है ना बैन में आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं दर्जन के भाव में, मतलब ढेर सारे। तो 1 डजन आज पूरे हो गए हैं। अब ये पता नहीं अब हम समय से पीछे क्यों चलना चाहते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाने में हम समय से आगे रहते हैं या कम से कम समय पर लगा लेते हैं। अब टाइम आ गया है कि बैन की जो ये सूची है ना, इसको आपको वो रिवाइज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी पॉइंट यही है कि अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर हाफ रखेंगे तो बैन में स्टॉक्स बार बार आएंगे, तो ये बैन से निकालने का वक्त आ गया। अब आइए मैं आपको पहले एफआईज के डेटा बता दूं। 1666 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में की है। इंडेक्स फ्यूचर्स 337 करोड़ के खरीदे और उतने के उतने उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए 350 करोड़ के आसपास के। तो ये आपके लिए एफआईज के डेटा हैं जो मजबूत है कैश मार्केट के हिसाब से। घरेलू फंड ने 1140 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है जो वो बेच रहे हैं। तो डेटा मजबूत है एफआईज की तरफ से, कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो बढ़िया ही चल, यहाँ पर डेटा में कोई रिस्क और कोई नुकसान नहीं है। ओके, ये है आपके लिए फंड्स का डेटा। वायदा कारोबार के डेटा देखें सर, क्या लेवल्स निकल कर आते हैं? देखिए पहली चीज़ तो ये 11,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वहाँ पर है। 11,200 के पार निकलना भी मुश्किल है। 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, वो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट वीकली एक्सपायरी के लिहाज से ये 200 पॉइंट की रेंज होगी। इसके बीचों बीच 11,100 पर लगभग बराबरी का लेवल है, लेकिन थोड़ी सी अपसाइड है तेजी करने वालों की तरफ से। क्यों? क्योंकि 25 लाख शेयर आपके 11,100 पर पुट में है, तो 19 लाख शेयर कॉल्स में है। तो इसलिए हल्की सी अपसाइड की गुंजाइश आपकी ज़्यादा बनती है। परसों आपको हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी अब तक की तेजी की 11,162 की, और कल मिली आपको 11,132 की। तो ज़्यादा संभावना ये 25-30 पॉइंट की रेंज में 11,150 के इर्द गिर्द आज बाजार एक्सपायरी करने की कोशिश करे। अभी तक जो डेटा बने उसके हिसाब से ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाहर निकलने की संभावना कम दिख रही है। 11,100 के नीचे अगर समझो गया तो भी घूम फिर के ऊपर आ जाएगा। 11,200 के ऊपर निकलने के चांस कम है, गया तो भी घूम फिर के नीचे आ जाएगा, और 11,150 के आसपास एक्सपायरी देने की कोशिश कर सकता है। ये डेटा में दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। 22,500 के नीचे एक्सपायरी होगी, इसकी संभावना कम है। 7 लाख शेयर वहाँ पर हैं पुट में, और 23,000 के ऊपर होगी, इसकी संभावना भी फिलहाल तो कम दिख रही है क्योंकि वहाँ पर 7 लाख शेयर हैं। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में मैं ये कहूँगा कि एक बार 23,000 को पार करके, 23,100 को पार करके बैंक निफ्टी टिक गया तो फिर आपके लिए 300-400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी बनने के पूरे चांस नज़र आते हैं। तो बैंक निफ्टी में 23,000 के ऊपर एक्सपायरी के होने के चांस ज़्यादा है, बल्कि वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन निफ्टी में 11,200 के ऊपर एक्सपायरी होने के चांस थोड़े कम है कंपेरेटिवली। और जो आपने शुरुआत में पहला सवाल पूछा उसी में इसका जवाब आ जाता है, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहनी चाहिए। तो 23,000 की लेवल है, देखते हैं वो पार करके टिक पाते हैं या नहीं। 7 लाख शेयर वहाँ पर हैं ओपन इंटरेस्ट में। फिलहाल डेटा ये बता रहे हैं 22,500 23,000। जी दीप। 22,500 23,000 ये लेवल्स हैं आपके लिए बैंक निफ्टी में, पर आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख सकती है। सर एक और अहम इवेंट है आज, जब से लॉकडाउन की परेशानी शुरू हुई है, पहली लिस्टिंग आ रही है रोजारी बायोटेक। किस तरह से देखना चाहिए? सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा मिला, आपकी क्या राय है यहाँ पर? देखिए दीप, हमने कहा था कि आप लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाइए, छोटे मुनाफे के लिए लगाइए, और उसकी वजह थी कि मूड उतना बाजार का स्ट्रॉन्ग नहीं था, थोड़ा करेक्शन जैसा माहौल दिख रहा था कोरोना को लेकर, इसलिए छोटे लिस्टिंग गेन के लिए कहा। लेकिन लिस्टिंग गेन अच्छे होंगे आपको, और मीडियम टर्म के जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट इरादा है उनके लिए भी पैसा लगाने की राय दी थी। मेरा ये समझना है 425 रुपये की जो इश्यू प्राइस है, रिटेल में 7 गुना इश्यू सब्सक्राइब हुआ है, यहाँ पर आपके लिए लिस्टिंग होगी दमदार, और लिस्टिंग होनी चाहिए 575 से 625 रुपये के बीच में, कहीं 600 रुपये के आसपास होने की संभावना ज़्यादा है। 25 रुपये इधर उधर आप गिन लीजिए। उसके बाद आप एक सिंपल फॉर्मूला ये बनाकर चलिए कि 550 का आप स्टॉप लॉस रखिए। देखिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए 150 पौने 200 रुपये किसी हिसाब से कम नहीं होते हैं। 425 रुपये वाले शेयर में आपको 200 रुपये मिल गए तो 40% 45% अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, फिर क्या दिमाग लगाना है, ले लीजिए। लेकिन क्या है, एक तो बायोटेक केमिकल कंपनी है, ये स्पेस ऐसी जो आजकल बड़ी स्ट्रांगली लोगों के रडार पे है और बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को।
तो इस हिसाब से हो सकता है लिस्टिंग के बाद और ख़रीदारी हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर आप सेटिस्फाइड है कि मेरे पौने 200 रुपये बन गए, मैं खुश हूँ, ले लो मुनाफा, बैठ जाओ। दूसरा तरीका, जिनको पूरा खाना है और थोड़ी और अपसाइड के लिए, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। पहला स्टॉप लॉस आपका 550 का होगा और उसके बाद जैसे जैसे 25-25 रुपये स्टॉक बढ़ता है, आप अपना 25-25 रुपये स्टॉप लॉस बढ़ाते चले। मतलब जैसे समझो 600 है, आपने 550 लगा दिया, 625 हुआ, आप 575 कर लीजिए, ताकि आपका मुनाफा प्रोटेक्ट होता रहे। कोई ऐसा एकदम स्टॉक में सेलिंग आ जाएगी, गिर जाएगा, SBI कार्ड हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, डरिए मत। और SBI कार्ड में भी जिन लोगों ने थोड़ा भी होल्ड किया, आज पैसे बन गए। आपके SBI कार्ड में भी अब 8-10% का रिटर्न तो आ ही रहा है, तो कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छी कंपनियों में एक ही चीज़ है, कभी कभार हो सकता है लिस्टिंग बहुत अच्छी ना भी हो, लेकिन आपको नुकसान कभी नहीं होता, वो आपने SBI कार्ड से मिलेगा। यही कोई और दूसरा IPO होता और इसलिए हमने पैसा लगाने की राय दी और पहले दिन 755 रुपये एग्जिट भी बोला है। आज भी रोज़ारी बायोटेक नो डाउट 600 रुपये के आसपास महंगा हो जाएगा दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में, लेकिन नई लिस्टिंग का एक अपना चार्म रहता है। तो मेरा ये समझना है, आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, 575 625 बढ़िया लेवल है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नहीं तो फिर देखेंगे। जी जी बिल्कुल। तो नज़र रखते हैं, नई लिस्टिंग आज होने वाली है रोज़ारी बायोटेक, इस पर अच्छे लिस्टिंग गेन्स आ सकते हैं। फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, अनिल जी ने आपको समझा दी है। चलिए कुछ ही देर में नतीजों पर भी बात करेंगे। वरिंदर रिजल्ट एक्सरे में वरिंदर बंसल जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। उससे पहले जान लेते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। मानसी पीछे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुबह। मानसी, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स हैं। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। पहली तिमाही के नतीजों की शुरुआत हो चुकी है और आज भी कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं जिसके नतीजे आएंगे। जेंजार टेक्नोलॉजीज, HDFC AMC, एम्फासिस, महिंद्रा EPC, GM ब्रूवरीज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी कई कंपनियां हैं। रेडिको, खैतान, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स आ जाते हैं, हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ इवेंट्स हैं जिस पर फोकस कीजिए। कैनफिन होम्स कंपनी की आज एक बोर्ड बैठक होने जा रही है जहां पर इक्विटी के जरिए फंड्स जुटाने पर कंपनी का मैनेजमेंट सोच विचार करेगा। यूको बैंक, आज कंपनी की बोर्ड बैठक है। FY21 के लिए फंड्स जुटाने पर कंपनी इस बैठक में विचार करेगी। स्पेंसर रिटेल राइट्स इशू के दाम और रेशो पर एक बोर्ड बैठक आज होने जा रही है। और इसके अलावा गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क कंपनी के राइट इशू की आज एक्स डेट है, 24 जुलाई, कल इसकी रिकॉर्ड डेट है। और आपको बता दें 72 रुपये प्रति शेयर के दाम पर राइट इशू तय किया गया है। हर 27 शेयरों पर 4 राइट शेयर्स मिलने वाले हैं जिसकी आज एक्स डेट है। नतीजों के लिहाज से L&T के पहली तिमाही के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। नंबर्स मिले जुले हैं। मुनाफे और आय के फ्रंट पर नतीजे जो है अनुमान से बेहतर है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स वीक है। कंपनी की आय देखिए 28% की गिरावट है। हमारा अनुमान था 20,376 करोड़ का, जबकि 21,260 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। वहीं मार्जिन 10.3% से 7.6% पर जाते हुए दिखे हैं। हमारे एस्टिमेट 8.5% के थे। मुनाफे के फ्रंट पर करीब 80% की गिरावट हाथ लगी है। 281 करोड़ का अनुमान हम लगा रहे थे, 303 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने से कामकाजी नतीजों पर दबाव देखने को मिला है। वहीं टैक्स खर्च कम होने और एकमुश्त मुनाफे से कुल प्रॉफिट को सहारा मिलता दिखा है। साथ ही Q1 में लॉकडाउन की वजह से नतीजों पर काफी हद तक असर पड़ता हुआ देखने को मिला है। ओके, नज़र रखिए, L&T अपने नंबर्स पर रिएक्ट करेगा। कुछ और स्टॉक्स हैं जो पूजा के पास हैं, कुछ और नतीजे हैं जिन पर पूजा फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत पहले कैश सेगमेंट के नतीजों से कर लेते हैं। बजाज होल्डिंग्स, यहाँ पर कंपनी के नतीजे मिले जुले दिख रहे हैं। बिक्री की अगर बात करेंगे तो 15% की बढ़त हुई है, लेकिन मुनाफे में मामूली 1.5% की बढ़त ही इस बार देखी गई है। और बालाजी टेलीफिंसिस कंपनी के भी नंबर्स मिले जुले ही दिख रहे हैं। बिक्री में तो अच्छी बढ़त हुई है 21% की, लेकिन इस बार भी घाटा दर्ज हुआ है। हालांकि घाटे में कमी देखी गई है, 27% से घटकर जो घाटा है वो 20 करोड़ हुआ है, लेकिन 20 करोड़ का घाटा इस बार इस क्वार्टर भी कंपनी ने पोस्ट किया है। अब नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। वोडा आइडिया एक अच्छी खबर है यहाँ कंपनी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने IT विभाग की अर्जी को खारिज कर दिया है और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश है वो बरकरार रखा है, जिसमें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने IT विभाग को कंपनी को करीब 833 करोड़ का रिफंड देने का आदेश दिया था। तो अब कंपनी को 833 करोड़ रुपए मिलेंगे IT विभाग की तरफ से, तो अच्छी खबर यहाँ कंपनी के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा पर भी नजर रखिए। कोविड-19 के इलाज में एक दवा
दवा का इस्तेमाल होता है उसमें फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों की घोषणा कर चुकी है कंपनी और माइल्ड से मॉडरेट कोविड-19 के जो मरीज हैं उन पर इस दवा का असर हो रहा है। और आखिर में बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की। S&P ग्लोबल रेटिंग की कंपनी को चेतावनी दी गई है और उनका कहना है कि लिक्विडिटी की दिक्कतें और कैश फ्लो में दबाव के चलते डाउनग्रेड करने की चेतावनी दे दी है और डाउनग्रेड करके डिफॉल्ट कैटेगरी में भी डाल सकती है S&P। इस तरह की वार्निंग यहाँ पर जारी की गई है फ्यूचर रिटेल को, तो इसका असर आज स्टॉक में देखने की उम्मीद। ये हैं वो तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर आज आपको रखना है फोकस, लेकिन फोकस रखना है नतीजों पर, और ऐसे नतीजों पर जो वो शेयरों पर जो आपके पास है लेकिन जिनकी चर्चा कोई करता नहीं, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है छोटी छोटी कंपनियों के नतीजों को पढ़ना, समझना, उनका विश्लेषण करना और आप तक पहुंचाना, और ये काम करते हैं आपके लिए हमारे खास एक्सपर्ट वरिंदर बंसल। तो आइए वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। तो जैसा कि वरिंदर हमने सीखा है ज़िंदगी में कि हमेशा पॉजिटिव रहो, तो अच्छे बढ़िया पॉजिटिव नतीजे जो रिजल्ट्स आपको ठीक दिख रहे हैं उनसे करिए शुरुआत। वो लिस्ट, उस लिस्ट में कौन कौन से रिजल्ट्स आज आपने रखे हैं? गुड मॉर्निंग सर। आज एक्चुअली आपका दिन है बिकॉज आज ज्यादा अच्छे नंबर हैं कंपेयर टू जो फर्स्ट नंबर मैं बोलता हूँ। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू रीड सम ऑफ द नंबर्स जो कल आए। तो थीम, ब्रोकरेज थीम, ये कंप्लीटली स्टैंड आउट करती है। सो आई स्टार्ट विद एस्टेक लाइफ साइंसेज। सो उसके नंबर सर अगर वाई एंड वाई देखें तो बहुत अच्छे आए हैं, बट अगर क्वार्टर देखो तो वीकनेस है उस नंबर्स में। मगर इट्स वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ऑफ लॉट ऑफ पीपल। तो अगर आप देखें तो सेल्स 45% ऊपर है वाई एंड वाई, बट 40% नीचे क्वार्टर। एबिटा कुछ 28 करोड़ इस बार आया है वर्सेस 6 करोड़ लास्ट क्वार्टर कुछ 43 करोड़ था। सो आई विल से दे आर ओपिश नंबर्स, मिक्स्ड नंबर्स। वैल्यूएशंस आर वेरी रिच एट 33 टाइम्स, सो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। One number which clearly stand out for me as a theme as well is ICICI Securities, sir. I think the entire space has to be, people have been looking on. We covered I think Georgette as well, आपके शो में एक। बट आप नंबर्स देखिए सर, सेल्स 41% ऊपर है, प्रॉफिट 70% ऊपर है, और ये हायर बेस पे है, इनका बेस छोटा नहीं है। ब्रोकरेज सेगमेंट जो है उसका इनकम 355 करोड़ वर्सेस 219 करोड़ आया है। स्टॉक कुछ 30 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस जिनका नोट मैंने पढ़ा, आज एंटीक हुआ, CLSA हुआ, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20-25% ग्रोथ आता रहेगा। और दे आर गिविंग 20-25 टाइम्स फॉर दिस कंपनी। आई थिंक कंप्लीटली स्टैंड आउट नंबर्स। दो नंबर्स आई नो, धानु का एग्रीटेक कल आ गया था मार्केट आज में, बट रैलिस इंडिया आई थिंक हैव डन वेरी वेल दिस क्वार्टर। 6 ऊपर है, मार्जिन 19.5% वर्सेस 15% और प्रॉफिट 53% ऊपर है। सर एक थोड़ा सा चीज मैं बोलना चाहूंगा एग्री स्टॉक्स में, जैसे रेलिस हुआ, धानु का हुआ, या फिर एस्टेक हुआ, कि इनमें ना बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी होती है नंबर्स में, स्पेशली मार्जिन में। रेलिस कुछ 150 का 300 ऑलरेडी हो गया है, बट अगर आप इस स्पेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे हमारे कैनेथ सर है, तो ठीक है आप उस चीज को टाइम कर सकते हैं। बट आप देखिए रेलिस का सर मार्च 2019 में 2% मार्जिन था, मार्च 2020 में -3% मार्जिन था, और इस बार 19% मार्जिन है। सो -3% से 19% इतना बड़ा वॉल्टिलिटी है, और अभी 30 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वैल्यूएशन किस तरीके से दिया जाए जब इतना ज्यादा वॉल्टिलिटी होता है। धानु का एग्रीटेक भी सेम सिचुएशन है सर। ऑफ कोर्स सेल्स, एबिटा, पैट तो कल आ गया था, बट अगर आप अगेन आप देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट होता है मार्जिन का, तो 15-20% का डिफरेंस होता है फ्यू क्वार्टर्स में। वन सेगमेंट विच इज क्लियरली स्टैंडिंग आउट इज द मिड कैप फार्मा और API सेगमेंट। एलेंबिक फार्मा के नंबर आगे थे, बट आप यही फर्क है मिड कैप, API, फार्मा और एग्री में। एग्री में बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी दिखेगी नंबर्स में आपको, बट फार्मा में इतनी ज्यादा वॉल्टिलिटी नहीं दिख रही है, एटलीस्ट इन द लास्ट 7-8 क्वार्टर्स। एलेंबिक फार्मा का 41% सेल्स बढ़ा, एबिटा 80% बढ़ा, प्रॉफिट कुछ 1.5 गुना हुआ, और आज के टाइम पे भी कुछ ऐसी कंपनीज 18-19 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं, कंपेयर टू सम ऑफ दिस वेरी टॉक्ड अबाउट एग्री स्टॉक्स जो 30 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक आई विल फेवर ऑनेस्टली फार्मा मोर देन एग्री ड्यू टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोलेटाइल अर्निंग्स ऑफ एग्री। सो ये चीज है सर। ओके।
लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ रिलीज राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी है, टाटा की कंपनी भी है। अब 2-3 तिमाहियों से अब इसके रिजल्ट्स ट्रैक पर आते हुए दिखे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नाम है जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन वो हैं कमज़ोर। बताइए वरिंदर, वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आपको कमज़ोर लगे? सर तो सीमेंट, सॉरी अगर रैलिस पे मैं एक लाइन जोड़ सकूं सर, सो रैलिस में राकेश झुनझुनवाला या बहुत सारे इन्वेस्टर्स कम से कम 2-3-4 साल से बैठे हैं सर। मैं जैसे बोला, लास्ट क्वार्टर भी उसका -2% मार्जिन था और इस क्वार्टर 20% मार्जिन आया। सो ये सारी थीम्स प्ले आउट होगी। अगर आपको 2-5-10 साल तक आपको आप वेट कर सकते हो इन कंपनीज का, वो हो सकती है। बट एज ए सेड, अगर आप वॉल्टाइल आप समझते हो कि हाँ भी किस तरीके से इतना मूवमेंट होता है, बिकॉज देयर आर टू मच डिपेंडेबल थिंग्स ऑन दिस, तो सही है सर, चलेगा। कमिंग टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा, सीमेंट हैज बीन अ स्पेस जो बज कर रही है। सो और हिडलबर्ग सीमेंट इज वन स्टॉक आई थिंक ठीक ठीक नंबर थे। रीजन है सीमेंट वॉल्यूम्स 32% नीचे था, 32%। और हो क्या रहा है सर कि रियलाइजेशन की प्राइस इंक्रीज की सब बात कर रहे हैं, बट इसमें नंबर्स में देखें तो रियलाइजेशन सिर्फ 2% ऊपर है। बात चल रहा था कि रियलाइजेशन 3 से 5% ऊपर होगा, सो रियलाइजेशन भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आया। ऑफ कोर्स पीपल विल से कि यार सस्ता स्टॉक है, ईवी पर टन पे 80-85 पे मिलता है तो अच्छा है, बट क्योंकि स्टॉक भाग भी चुका है तो वीक नंबर्स फॉर मी। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स HIL, आई थिंक सुनील सर के लेने के बाद एवरीवन वाज एक्साइटेड। The numbers are okay. Sales were down 27%, EBITDA was down 4%, PAT was down 15%. क्वार्टर क्वार्टर इन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट बहुत आ रहा है। क्वार्टर क्वार्टर का देखा जाए तो क्वार्टर में इस बार 40 करोड़ का EBITDA हुआ वर्सेस 1 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में। तो क्वार्टर इन कंपनीज में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बट वाई ऑन वाई वीक नंबर्स हैं और 25 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है सर। ओके अच्छा वरिंदर, लिस्ट वो बताइए जिसके नंबर्स आप बताते हैं फुस से खराब हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स का तो फिर आज भगवान ही मालिक है। जो आपके फुस वाली लिस्ट में होते हैं वो आमतौर पर नीचे के सर्किट पर नजर आते हैं पूरे दिन भर। तो आज इस लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं? सर आप सोचिए, एक कंपनी है जिसका फाइनेंस कॉस्ट सेल से ज्यादा है। फाइनेंस कॉस्ट सेल से ज्यादा है। आप सोचिए, ऐसा होता है। और डाइवेस्टमेंट की खबर पे, लैंड से की खबर में इस कंपनी को पता नहीं लोगों ने कितना बढ़ाया है। तो MTNL सर, उसका 500 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट है और सेल्स सिर्फ 370 करोड़ आई एक्स अदर इनकम। सर आप सोचिए, उसका नेगेटिव नेटवर्थ है कुछ 13,500 करोड़ का, 13,500 करोड़ का, और उसका मार्केट कैप है सिर्फ 620 करोड़। FY20 का लॉस आया है कुछ 4,500 करोड़। सो मैंने कोई नंबर नहीं देखे सर इसमें। और ये इन्वेस्टमेंट लैंड सेल का बाद, आपको पता है कि हम मीडिया पे एटलीस्ट 10-15 साल से सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। TTK हेल्थ केयर सर, अगेन नंबर्स वेरी बैड, वेरी वीक। EBITDA 72% नीचे था और प्रॉफिट 5 करोड़ से सिर्फ 40 लाख रह गया है। सो और 50 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आई डोंट नो हाउ टू फैथम दीज नंबर्स, अगर मैं वैल्यूएशन को दिमाग में रखूं तो। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट एक कंपनी है सर, आई थिंक कुछ PMS में है ये नंबर, PMS में है और चर्चा बहुत होती है इस कंपनी की। नंबर्स नहीं आ रहे हैं बहुत टाइम से। इस बार तो नंबर बहुत ही खराब थे। सेल्स 80% नीचे थी, EBITDA लॉस 15 करोड़ था वर्सेस अ EBITDA प्रॉफिट ऑफ 22 करोड़। सो दिस क्वार्टर वाज वेरी वेरी बैड फॉर दिस कंपनी, एक्सपेक्टेड सो। सर एक छोटा कंपनी लिया है, ऑनेस्टली मैंने आपसे वांटेड टू शेयर दिस कंपनी बिकॉज अगेन API फार्मा केमिकल्स के नाम पे लोग बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं। वैनबेरी एक कंपनी है सर जिसका 11 रुपए से 33 रुपए का भाव हो गया है। तो 3 गुना भाव हो गया है। पर सर उसने इस बार सेल्स 34% नीचे था और EBITDA लॉस 8 करोड़ का आया वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 7 करोड़। सो दीज आर द नेम्स जहाँ पे उस कैटेगरी में आता है। सो फॉर मी क्लियर स्टैंड आउट इज API एंड ब्रोकरेजेस दिस टाइम, दे आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल। एंड इंपॉर्टेंटली ये दिख रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में उनका सस्टेनेबल रन रेट भी रहेगा। और API की बात तो आप उस समय से करते थे जब इस सेक्टर को कोई देखता नहीं था, जब तक, और तब की बात है जब न तो कोरोना आया था, न अमेरिका चीन के बीच में तनाव हुआ था, न हम चीन पर इंपोर्ट बैन करने की बात कर रहे थे। अब जाकर ये स्टोरी सबके सामने आती हुई, इसको आपने कम से कम 7-8 महीने पहले, उससे पहले आपने बताया कि क्यों इन कंपनियों में तेज़ी बनेगी। बहुत ही शानदार रिसर्च हो रही, हमने जो रिसर्च गुरुकुल में वो शो किया था। जी वरिंद्र, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? और आपने बहुत अच्छा नाम रखा था सर उसका, आज भी लोग याद करते हैं वो चूरन टेक्नोलॉजी देख बिल्कुल। तो ये चूरन का पूरा कमाल है। देखो, चूरन सही हो तो हाजमा चुस्त दुरुस्त रहता है। और आपके पोर्टफोलियो में अगर API स्टॉक है
तो फिर कहने ही क्या, हेल्दी भी है वेल्दी भी है। लेकिन कमाल आपका पूरा रिसर्च का नाम भले ही मैंने दिया हो, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर। कल सुबह फिर से आपसे होगी मुलाकात। ढेर सारा काम है आपके लिए इस बिजी रिजल्ट सीजन में। शुक्रिया। आइए अब आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। वक्त है FIR का। बताएं आशीष, रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। नतीजों पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले दिग्गज L&T, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो थम्स अप देखने को मिला है, क्योंकि CLA से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 1290 से घटाकर 1280 कर दिया, केवल 10 रुपए लक्ष्य को घटाया। लेकिन इनकी कमेंट्री है वो बेहद पॉजिटिव नजर आ रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मौजूदा दाम के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन सस्ते नजर आ रहे हैं। साथ ही इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आप देखें तो इनका जो वर्टिकल है यहाँ पर 13,700 करोड़ का जो ऑर्डर इनफ्लो है एक सरप्राइज के बतौर मिला है। गोल्डमैन सैक्स भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं 1110 रुपए के लक्ष्य के लिए। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1115 रुपए के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है 1340 रुपए के लक्ष्य के लिए। बजाज ऑटो के भी नतीजे आए थे। CLSE की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है। 3400 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3550 कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि मार्जिन्स बेहतर देखने को मिले थे इस बार, और साथ ही अगर आप देखें तो कॉस्ट कटिंग का फायदा देखने को मिला और फॉरेक्स गेन्स की वजह से एबिटा में भी तेजी देखने को मिली। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 2807 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3388 रुपए कर दिया है। लेकिन सिटी नेगेटिव है, बिकवाली की राय दे रहे हैं 2200 रुपए के लक्ष्य के लिए। CLSE की एक दमदार रिपोर्ट है ये। ICICI सिक्योरिटी पर नतीजे भी बहुत बढ़िया देखने को मिले थे। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 450 से बढ़ाकर 625 कर दिया है। 530 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। एक्टिव ट्रेडिंग क्लाइंट्स में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 27% की बढ़त देखने को मिली है और एवरेज डेली टर्नओवर में 35% का सालाना इजाफा देखने को मिला है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है उसमें भी 1% की बढ़त देखने को मिली है। नोमेरा की रिपोर्ट है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1445 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि एग्री टायर के जो एक्सपोर्ट्स हैं अब वो कहीं ना कहीं प्री कोविड स्तर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। CLSE की एक रिपोर्ट है, लुपिन पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 710 रुपए के लक्ष्य के लिए। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है, JP मॉर्गन की बायोकॉन पर रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 415 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज होगा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, बिगुल पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग वागले साहब, करिए शुभ शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा स्टॉक वही है जो मैंने कल कहा था, टाइटन 1060 का बंद है, 1044 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1107 तक की मुझे मूव आज दिखाई देती है। 1070 तक की मूव, ओके। तो टाइटन में खरीदारी करने की राय है। कल 1065 का टारगेट 1107 जी वागले साहब। अनिल जी 1107 का मेरा टारगेट है। ओके 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 1107 बिल्कुल 1065 के आसपास तो कल फ्यूचर्स बंदी हुए थे। 1107 के टारगेट के लिए। राजेश जी गुड मॉर्निंग, पालिवा साहब बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरा जो आज के लिए पिक ऑफ द डे रहेगा वो ICICI बैंक रहेगा। स्टॉक 380 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि काफी टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला और पिछले 4-5 सेशन से देखें तो एक कंसिस्टेंट बाइंग इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके का डेटा इसका बना हुआ है हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से 400 की तरफ मूव करना चाहिए। तो 381 के आसपास ICICI बैंक है, ये बाय करेंगे हम। 374 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे और टारगेट जो हमें लग रहे हैं 395 तक के टारगेट ICICI बैंक में देखने को मिलना चाहिए। वंडरफुल। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है कैनफिन होम्स, जिसमें कि कल एक ब्रेकआउट आता हुआ हमने देखा। स्टॉक ने 370 रुपए के ऊपर बंदी दी है और इसके चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और इस पैटर्न के दम पर मुझे लगता है कि 420 रुपए तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बाय करके चलें। 370 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें, 372 रुपए का रख लें, 372 स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर टारगेट जो है 390 का इंट्राडे टारगेट होगा और मुझे लगता है वैसे ये स्टॉक 410 415 के लेवल्स दिखाए। वंडरफुल। गुड मॉर्निंग बंसल जी, आपका क्या इरादा है?
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरा तो इरादा सेफ्टी का है, सेफ्टी नेट, नो लॉस। तो अनिल जी नोटा का प्रयोग कर रहा हूं मैं तो। ओके, बहुत नोटा का प्रयोग करने लगे हैं, बहुत ही बढ़िया। आइए, लेकिन उसकी भरपाई करेंगे बंसल जी बाजार खुलने के बाद, चिंता न करें। सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग। पिक्स जो भी आप देना चाहें सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, बाजार बिल्कुल एक तेजी के रुझान में है। कल हमने एक शानदार तेजी शुरुआत में देखी थी, बट ड्यूरिंग द डे जब यूएस से ये खबरें आने लगी, ह्यूस्टन में चाइनीज एम्बेसी को यूएस ने बंद किया है या बंद करने के आदेश दिए, तो उसके बाद हमने देखा बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और खास करके मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा दबाव देखा गया बाद में। बट मुझे लगता है बाजार में वैसे एक तेजी का ही रुझान है, तो खरीदारी करने की सलाह है। मेरा जो पिक ऑफ द डे के तौर पे स्टॉक रहेगा वो रहेगा एचडीएफसी, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कल 1881 के लेवल पे बंद हुआ। मुझे लगता है एक बहुत ही शानदार कंपनी है। 30 जुलाई को इसके नतीजे भी आएंगे और इसमें मेरा आज का लक्ष्य रहेगा 1915 रुपए का। और इसके अलावा दो और स्टॉक एफ&ओ स्पेस से सुझाना चाहूंगा। दूसरा स्टॉक रहेगा यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, एग्री स्पेस, एग्री थीम पे बेस्ड स्टॉक है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली आईसीआईसीआई बैंक, जो कि राजेश पालवे जी को भी पसंद है, मुझे लगता है उसमें भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगर बाजार थोड़ा वीक खुलता है और कल के लेवल के आसपास ये स्टॉक भी मिलता है तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ओके, यूपीएल खरीदे, आईसीआईसीआई बैंक खरीदे और साथ ही एचडीएफसी पिक ऑफ द डे के तौर पर। और कैनफिन होम्स जो कुणाल जी ने कहा है, आज उनकी खरीदारी की राय कुणाल जी आपको बता दूं, आज है कैनफिन होम्स की बोर्ड बैठक। डेट, इक्विटी, क्यूआईपी, ये सारे तरीकों से जो तरीके हैं उनसे पूंजी जुटाने पर होगा विचार। थोड़ी देर में सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी उनकी पिक ऑफ द डे लेंगे। किरण जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे भी पूछेंगे। किरण जी जुड़ गए हैं तो हम ले भी सकते हैं। किरण जी तैयार है, हम भी तैयार हैं और शायद किरण जी की पिक भी तैयार है। किरण जी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैं बंसल जी के साथ जाना चाहूँगा, नोटा का प्रयोग करना चाहूँगा। पर अनिल जी, दो स्टॉक्स मेरे रडार पे है जो कि स्पेशल पिक पे आ सकते हैं। तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा मैं आपको इशारा कर दूंगा, फिर वो पिक ले लेंगे, बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे। ओके, चलिए। तो बंसल जी, आपके देखा देखिए काफ़ी लोग बिगड़ रहे हैं और नोटा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप भी इनसे देखते हुए फिर तैयार हो जाइए। किरण जी ने बोल दिया कि 2 पिक्स मेरे रडार पे आ रही है। अब आप समझ गए होंगे, मेरा इशारा है कि आपको भी 2-3 पिक की तैयारी रखनी है बाजार खुलने के बाद, जब आप पहले नोटा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तैयारी ज़रूर रखिएगा, आपके लिए भी किरण जी की तरफ से ये मैसेज साफ साफ है। आइए कुछ और स्टॉक्स है जिन पर अब फोकस किया जाए। एक जो इशू है राइट्स इशू का, उसकी आज एक्स डेट होने जा रही है। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स 72 रुपये पर ये इशू का भाव तय हुआ है और हर 27 शेयरों पर 4 शेयरों का राइट्स है और 24 जुलाई रिकॉर्ड डेट है, यानी कि कल। ठीक है, तो अब इस शेयर पे मैं एक बार राय लेना चाहता हूँ और ये भी पूछना चाहता हूँ सेठी साहब आपसे कि क्या गेटवे डिस्ट्रीपार्क से राइट्स इशू में पैसा लगाना चाहिए। 91 पर ये कल बंद हुआ है, 72 रुपये पर राइट्स मिल रहा है, 27 शेयरों पर 4 शेयरों का। बताइए सर। देखिए अनिल जी, वैसे एक अच्छी क्वालिटी की लॉजिस्टिक्स कंपनी है, स्टॉक वैसे अच्छा है और ये चूंकि ये राइट्स इशू जो आ रहा है ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे है, करंट मार्केट प्राइस पे 91 के सामने 72 के प्राइस पे। तो मुझे लगता है जिन शेयर होल्डर्स के पास ये स्टॉक है और जिनको राइट्स का एंटाइटलमेंट मिला है, उनको डेफिनेटली 72 रुपए के लेवल पे इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो ये है आपके लिए राइट्स इशू पर राय गेटवे डिस्ट्रीपार्क।